हेलो एवरीवन। सो फाइनली एक लंबे ब्रेक के बाद आज से हम अपना एनालिसिस वगैरह स्टार्ट करेंगे। मैं बीच में ट्रैवल कर रहा था, एक फैमिली फंक्शन भी था, तो लास्ट 10-15 डेज ऑलमोस्ट पॉसिबल हुआ नहीं कि रिजल्ट कॉन कॉल वगैरह हम डिस्कस करें। एंड मेरी वॉच लिस्ट की लगभग 30% कंपनीज जो हैं उनका रिजल्ट कॉन कॉल आ चुका है। कुछ बैंक्स हैं, कुछ ब्रोकिंग कंपनीज हैं जो हमने वो अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था। उनका रिजल्ट कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे, जो मतलब रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे। एंड अभी जो रिजल्ट कॉन कॉल आ रहे हैं उनको भी हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते जाएंगे। सो इस वाली वीडियो में हम ऑलमोस्ट 5 कंपनीज पे बात करेंगे, जिसमें से 3 लैंडिंग कंपनीज हैं और 2 केबल एंड वायर इंडस्ट्री की कंपनी है, जैसे आर काबिल हो गया और केआई इंडस्ट्री है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीएसबी बैंक से। तो इन सबके रिजल्ट और कॉन कॉल वगैरह मतलब मंडे ट्यूसडे तक हो चुका है, वीकेंड पे कुछ का रिजल्ट आया था, तो उसको डिस्कस करते हैं। सीएसबी बैंक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका अगर आप लोन बुक का नंबर देखोगे तो 27% की ग्रोथ आई है इनके लोन बुक के अंदर। 40,000 करोड़ का टोटल लोन बुक है कंपनी का। एंड लोन बुक मिक्स इनका चेंज हो चुका है। सो लास्ट ईयर 44% जो इनका बुक था वो गोल्ड लोन था, अभी ये 53% हो गया है। Q3 में ये चेंज होकर 50% गया था, इसका मतलब Q4 में भी लगभग 45-50% जो ग्रोथ है इस बैंक के लिए वो गोल्ड लोन से आया है। इसके साथ में आप देखोगे जो एसएमई वाला इनका सेगमेंट है, यानी कि बिजनेस लेंडिंग ग्रुप, इसका कंट्रीब्यूशन 13% से 11% पे है। रिटेल जो लास्ट ईयर 20% था, अब वो 11% पे आ गया है। फिर गोल्ड लोन में यील्ड इनका अच्छा बनता है, 12% के आसपास का यील्ड है। एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है कंपनी की। जो सबसे खराब है सीएसबी बैंक में वो है डिपॉजिट वाला पार्ट इनका। कासा पहले 24% था, अभी आप देखोगे 20% के आसपास इनका कासा रेशियो आ गया है। डिपॉजिट बुक की ग्रोथ भी काफी कम है, 20% के आसपास है, जबकि हमने लोन बुक देखा 27% से ग्रो किया है। तो इनका जो सीडी रेशियो है ना, पहले वो 80s में था, अभी वो 91-92% के आसपास चला गया। सीडी रेशियो यानी कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, तो उस पर भी इनको काम करना पड़ेगा। फिर इनके रिजल्ट में सबसे अच्छी चीज जो है वो है एसेट क्वालिटी। तो जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में Q3 में देखा था, ग्रॉस एनपीए इनका ना ऑलमोस्ट 2% चला गया था। मार्केट ने स्टॉक को पनिश भी किया, लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला था कि ये हमारे एसेट क्वालिटी का एक तरीके से बॉटम बन चुका है। एसएमई में जहां पे प्रॉब्लम है हमने फ्रेश लेंडिंग वहां पे बंद कर दी है, एंड अभी कलेक्शन हमारा इंप्रूव होने लग गया है। तो Q4 में एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखेगा। सेम आप देखोगे जो गाइडेंस था वैसे ही हुआ। 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर, 1.96% से 1.66% पे आ गया इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर, यानी एसेट क्वालिटी आपकी इंप्रूव हुई है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट इनका 18 बेसिस पॉइंट 0.18% पे आ गया। ये लास्ट आई थिंक 5-6 क्वार्टर्स का सबसे बेस्ट क्रेडिट कॉस्ट का नंबर सीएसबी बैंक ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट करा है। बाकी आप देखोगे यील्ड इनका कम हुआ है क्यू ऑन क्यू लेवल पे 10 बेसिस पॉइंट। और एक और चीज जो थोड़ी सी खराब हो रही है सीएसबी बैंक के साथ में, जैसे आप बाकी बैंकों को देखोगे उनका निम जो है ना वो बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है। इनका निम नीचे की तरफ आया है, क्योंकि यील्ड तो आपका नीचे गया है, लेकिन जो आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है ना उसमें वैसा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा जो हमको बाकी बैंकों में देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं है ऐसा इनके साथ में, क्योंकि कासा रेशियो नीचे जा रहा है, 24 से 20% हो गया। तो आपको जो लोन बुक ग्रोथ को जो फंड करना है उसके लिए आपको हाई कॉस्ट डिपॉजिट चाहिए। एफडी आप बैंक में ज्यादा लेकर के आ रहे हो, इंटरेस्ट रेट उस पर आपको ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए निम पे थोड़ा सा इनका प्रेशर है। हालांकि जो इनका गाइडेंस है उसी की रेंज में है, 3.75 से 4% का टारगेट रहता है इनका, उसी की रेंज में, लेकिन क्यू ऑन क्यू लेवल पे ये नीचे आया है। देन आरओई 1.5% इनका क्रॉस कर चुका है इस क्वार्टर में, और आरओई ऑलमोस्ट 18% का इन्होंने रिपोर्ट करा है Q4 के अंदर। पीएनएल अगर हम इस बैंक का देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ है 25%, लेकिन आपको पैट ग्रोथ दिखेगा सिर्फ 6% का। यानी ये जो है ये आपका बॉटम लाइन में पैट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक इनका ये जो ट्रेजरी वाला सेगमेंट है ना, इसमें लॉस किया है बैंक ने इस क्वार्टर के अंदर। Q4 में लास्ट ईयर इसमें प्रॉफिट था, इस बार इसमें लॉस हुआ है। फिर थोड़ा बहुत आपका ओपेक्स भी बढ़ गया है। तो आप इनका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे वो तो नेगेटिव है, -7%, बट स्टिल पैट में 6% का ग्रोथ है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है। टोटल प्रोविजन अगर आप देखोगे वाई लेवल पे लगभग 62% से नीचे आया है, जिसकी वजह से पैट में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। फुल ईयर में भी पैट ग्रोथ सिर्फ 7% है, क्योंकि पूरे साल बैंक ने अभी बहुत इन्वेस्टमेंट किया है अपने टेक के ऊपर, डिपॉजिट बुक को जो इनको ग्रो करना है, रिटेल डिपॉजिट लेकर के आना है, रिटेल लोन बुक को भी ग्रो करना है, उन सारी चीजों पे इनका इन्वेस्टमेंट चला है, जिसकी वजह से आप देखोगे टोटल ओपेक्स इनका 18% के आसपास बढ़ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% बढ़ा है। और दूसरा रीजन है कि क्रेडिट कॉस्ट इनका लगभग डबल हो गया वाई लेवल पे, जिसकी वजह से पैट आपका सिर्फ 7% से ग्रो किया है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट है सीएसबी बैंक के।
नंबर्स इनको मैं फिर भी बोलूंगा अच्छा ही है। अच्छा क्यों है? क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखी है, जो एक मेन कंसर्न था लास्ट क्वार्टर में। हमने हालांकि वो कॉन कॉल में डिस्कस भी किया था कि ऐसा बहुत कुछ खराब नहीं हमको समझना चाहिए अभी, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है कि ऐसे में बुक जो है हमारा उस पर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो इंक्रीमेंटल एनपीए हमारा अच्छा होना चाहिए, जो कि इस क्वार्टर में हमको देखने को मिला। और साथ में लोन बुक ग्रोथ वगैरह ठीक है इनका। जो कॉन कॉल हुआ है इनका, उसमें मतलब चीजें इतनी ज्यादा अच्छी मुझे पर्सनली नहीं लगी, क्योंकि वैसे ग्रोथ का गाइडेंस तो उन्होंने सेम रखा है, 25% का मिनिमम ग्रोथ इन्होंने बोला है। बुक का साइज भी बहुत छोटा है, 40,000 करोड़ का बुक है, तो 25-30% से ग्रो करना कोई बहुत चैलेंज इनके लिए रहेगा नहीं। लेकिन जो इनका डिपॉजिट वाला पार्ट है ना, वो इनके ओवरऑल ओपेक्स पे मतलब FY27 के अंदर भी ठीक ठाक प्रेशर बनाएगा। तो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप Q4 में भी देखोगे तो आई थिंक 62-63% है। फुल ईयर FY26 में भी ये 62-63% है। और मैनेजमेंट का बोलना है FY27 के अंदर भी हमारा जो कॉस्ट टू इनकम है वो 60 से 65% के बीच में रहेगा। मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि कॉस्ट टू इनकम इनका इंप्रूव होगा एटलीस्ट FY27 के सेकंड हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो ठीक है, आप सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट आपका होता है तो ओपेक्स आपका बढ़ जाता है, लेकिन सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेड था FY27 इनका इंप्रूव होगा। बट बैंक ने क्या बोला है कि हमको रिटेल जो लोन बुक है उसको भी ग्रो करना है, और रिटेल डिपॉजिट जो है हमारा कासा इतना लो हो गया है 20%, उसको भी ग्रो करना है। उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, फ्रेश हायरिंग करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा जो ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो भी हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। मतलब वो भी नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि और ज्यादा नीचे आएगा। निम का गाइडेंस भी इन्होंने सेम रखा है 3.75 से 4% के रेंज में, और ज्यादा चांसेस यही है कि थोड़ा सा लोअर एंड पे रहेगा, यानी 3.75% के आसपास रहेगा। तो एसेट क्वालिटी का आउटलुक बहुत अच्छा है। जैसे ग्रॉस एनपीए यहाँ पे भी इंप्रूव हुआ, आगे भी इन्होंने बोला है ऐसे में बुक जो है हमारा वो आई थिंक लास्ट 5-6 क्वार्टर्स के लोएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब कि जो फ्रेश एनपीए बनने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम है। बट आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट FY27 के अंदर। FY28 ऑनवर्ड्स इन्होंने बोला है कि कॉस्ट टू इनकम हमारा नीचे जाना शुरू होगा और ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। बट FY27 बैंक के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट पे कोई बहुत ज्यादा अच्छा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ROE का गाइडेंस भी इन्होंने अभी सेम रखा है, 1.5% का ROE और 14% जो अभी ROE हो चुका है बैंक का, सेम वही गाइडेंस है इनका FY27 के लिए भी। तो ये है। प्राइस टू बुक ऑलरेडी इनका 1.4 के अराउंड है, तो मतलब यहां से मैं कोई बहुत बड़ा रीरेटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, अनलेस अगर ये एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दें कॉस्ट टू इनकम के मैट्रिक पे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, मैनेजमेंट ने खुद ही बोल दिया। तो ये चीज है सीएसबी बैंक का। मतलब ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, आउटलुक ठीक ठाक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के टर्म में मुझे इतना अच्छा भी इंटरेस्ट इस बैंक के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जैसे हमने वो अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि TMB बैंक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, वो काफी अच्छा लगता है, DCB बैंक है वो काफी अच्छा लगता है, तो वहां ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रखती है। तो ये था आपका CSB बैंक। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं लेंडिंग स्पेस से ही कैप्री ग्लोबल को। सो कैप्री ग्लोबल के रिजल्ट जो हैं वो वीकेंड पे ही आए थे और बहुत सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। कॉन कॉल इनका कल हुआ है, कल इनका कॉन कॉल हुआ है, और सबसे पहले तो इनके नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं। तो लोन बुक आप देखोगे 60% की ग्रोथ है कंपनी के लोन बुक के अंदर, AUM के अंदर। देन नेट इंटरेस्ट इनकम इनका 56% से ग्रो किया है YOY लेवल पे, बहुत सॉलिड ग्रोथ है। नॉन इंटरेस्ट इनकम एक इनका वो रेवेन्यू स्ट्रीम है जहां पे मतलब स्टीडी इनकम आता है, फी इनकम आता है, इनको कमीशन मिलता है जो ये कार लोन डिसबर्स करते हैं दूसरे बैंकों के लिए। फिर इंश्योरेंस वगैरह जो ये क्रॉस सेल करते हैं वहां से भी इनको फी इनकम आता है, तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ है 36% की। ओपेक्स इनका इंक्रीज हुआ है सिर्फ 35% से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो खर्चा है वो कम बढ़ा है, इनकम में ग्रोथ ज्यादा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 68% से ग्रो किया है, पैट में 59% की ग्रोथ है। कॉस्ट टू इनकम जब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है तो नीचे आएगा, तो ये 55% था लास्ट ईयर, अब ये 49% पे आ गया है। इवन Q1Q आप देखो तो 51-52 से 49% का कॉस्ट टू इनकम हो चुका है। एनपीए ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 0.9% था अभी 0.5% है। ROE 16% है, अभी आपको दिखेगा लास्ट ईयर से कम हुआ है, 17% था लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट अब 16% है। लेकिन इसके बाद इन्होंने ये Q4 के बाद लास्ट ईयर इन्होंने QIP किया था, तो उससे आपका इक्विटी बेस बढ़ गया। स्टिल आप देखो सिर्फ 2-3 क्वार्टर्स के अंदर वापस से कंपनी 16% के ROE पे पहुंच चुकी है, एंड ROE भी आपका 3.8% हो गया, लास्ट ईयर जो 3.6% था। तो काफी सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, स्पेशली AUM वाले मैट्रिक पे इन्होंने काफी अच्छे से सरप्राइज किया है। फिर बुक कंपोजिशन अगर हम इनका देखें तो गोल्ड लोन जो पहले इनका 35-36% था, मैनेजमेंट ने बोला कि इसको हम 40 से 43% तक लेके जाने में कंफर्टेबल हैं, अब ये 46% हो गया है। गोल्ड लोन बुक इनका आई थिंक YOY लेवल पे 110 या 111% की ग्रोथ है, मोर देन डबल। फिर हाउसिंग बुक ये भी आपका सेम ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास ग्रो हुआ है। MSME बुक में अच्छी ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में अच्छी ग्रोथ है, तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रिपोर्ट किया है इन्होंने। फिर गोल्ड लोन का ये जो LTV हमने लास्ट क्वार्टर में भी इनका डिस्कस किया था, अभी ये 70% के अराउंड है।
ओवरऑल आप देखोगे तो 65-60% है। इंक्रीमेंटल जो मतलब कि फ्रेश डिसबर्समेंट जो इनका हो रहा है वो 70% एलटीवी पे हो रहा है। आरबीआई का रेगुलेशन है आपका 75%, तो उससे नीचे लेवल पे है। प्लस वैसे भी मतलब क्योंकि गोल्ड लोन है तो अगर प्राइस आपके एकदम से करेक्ट होते भी हैं तो आपका वो मार्जिन वगैरह का कॉल जाता है कस्टमर को, जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था इनके कॉन कॉल में। एंड अगर उसके बाद भी कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो उनके पास में राइट है कि विद इन 13-14 डेज उसका ये ऑप्शन कर सकते हैं। तो रिस्क इसमें वैसे काफी लो है। बाकी आप ओवरऑल देखो फी इनकम वगैरह हमने डिस्कस कर ही लिया, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ब्रांच एक्सपेंशन इनका काफी सॉलिड रहा है पूरे FY26 में। सो 1100 के आसपास ब्रांचेस थे इनके लास्ट ईयर, अभी ये 1400 क्रॉस कर चुके हैं। इवन Q1Q लेवल पे ऑलमोस्ट इन्होंने 100 न्यू ब्रांचेस ऐड करे हैं। तो ब्रांच एक्सपेंशन अच्छा रहा है। फिर यील्ड में एक चीज खराब है जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था आई थिंक, कि 18.6% का यील्ड ना इनका 16.9% पे आ गया। लास्ट क्वार्टर में भी कम हुआ था, इस क्वार्टर में भी कम हुआ है, 16.9% पे आया है। अब ये क्यों हुआ है, इस पे इनका कॉन कॉल में कहना है कि हमारा इस क्वार्टर में जो गोल्ड लोन का जो ग्रोथ आया है उसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम हमने जो ये आपके बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं जैसे डीएसए वगैरह हो गए उनसे आया है, को लेंडिंग से आया है, तो उसमें आपके यील्ड थोड़े से कम होते हैं। तो एक रीजन उसका ये है। दूसरा कंपनी का कहना है कि हमने खुद भी मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए ना, यानी अपना मार्केट शेयर और बढ़ाने के लिए हमने यील्ड को थोड़ा सा कम किया है, और उसका रिजल्ट आपको एयूएम में देखने को मिला है, जो एयूएम इनका डबल हो गया, वाई लेवल पे 110-111% की ग्रोथ है। तो ये मेरे लिए ना मतलब ओवरऑल कंसर्निंग तब होता अगर इनका यील्ड मतलब ओवरऑल कंसोलिडेटेड यील्ड की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मुझे डिक्लाइन दिखता। लेकिन ओवरऑल यील्ड आप देखोगे तो 10 बेसिस पॉइंट ही गिरा है, जबकि आप ये कहां गया इनका ये गोल्ड यील्ड देखोगे तो ये कंसिस्टेंटली गिर रहा है। तो कंपनी इसको कैसे मैनेज कर रही है, जो बाकी के सेगमेंट्स है ना उसमें इन्होंने यील्ड को इंक्रीज किया है। प्लस इसके साथ में क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपका ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट गिर गया पूरे साल में, Q4 से आप देखोगे तो Q4 में 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में। तो जो स्प्रेड है वो आपका कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि पर 100 रुपीज के लोन पे जो मैं प्रॉफिट बनाता हूं ना वो मेरा बढ़ता जा रहा है। अब उसमें मैं चाहे गोल्ड लोन में यील्ड को कम करूं, हाउसिंग में थोड़ा सा बढ़ा दूं या कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में मैं बढ़ा दूं, वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन जब तक मेरा ओवरऑल पर लोन प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है तो मतलब मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप निम्बी देखोगे, निम्बी इनका Q1Q लेवल पे इंक्रीज हुआ है। फिर और तो इनका कॉस्ट टू इनकम हमने डिस्कस कर ही लिया है, 55 पे पीक था, अभी देखो 49% पे आ गया है। ओपेक्स टू एयूएम भी सेम इनका इंप्रूव हो रहा है। ओवरऑल एसेट क्वालिटी वगैरह हाँ सारी चीजें ठीक है, यही है इनका ओवरऑल नंबर। तो अच्छे नंबर्स हैं कैप्री ग्लोबल के। अब इन्होंने क्या किया है कॉन कॉल के अंदर, एक तो गाइडेंस को रिवाइज किया है। मतलब पहले इन्होंने FY28 का टारगेट रखा था कि 50,000 करोड़ का एयूएम हम करेंगे, उसको इन्होंने रिवाइज किया 55,000 करोड़, आई थिंक Q2 या Q1 में किया था। अब कंपनी ने उसको बढ़ा करके 57,000 करोड़ कर दिया। तो एब्सोल्यूट टर्म में आप देखोगे तो गाइडेंस 55 से 57,000 करोड़ हो गया आपका। लेकिन इस कंपनी का अभी जो एयूएम है ना वो 36,000 करोड़ के अराउंड है। तो मतलब अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूं तो 2 साल का जो कैगर है वो इनका 26-27% के अराउंड बनता है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला कि हम जो ये गाइडेंस दे रहे हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का आप अभी माहौल देख रहे हो, एलपीजी का इशू हुआ है, एसएमई एमएसएमई बिजनेस में थोड़ा बहुत ऐसा डाउट है कि वहां पे कहीं पे प्रॉब्लम आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स के। और भी लेंडर्स जो हैं उनकी भी कमेंट्री इस तरीके की रही है कि पॉसिबल है थोड़ा बहुत हमको कहीं पे चैलेंज देखने को मिले एसएमई सेगमेंट के अंदर। इसीलिए हर एक लेंडर ने थोड़ा सा गाइडेंस इस बार कंजर्वेटिव दिया है, सेम इन्होंने भी बोला। वैसे अगर आप इनका मतलब ग्रोथ की लीवर्स देखोगे तो कंपनी 30% से ज्यादा ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने देखा ब्रांच एक्सपेंशन, ऑलरेडी कंपनी ने लास्ट 1 ईयर के अंदर 300 नए ब्रांचेस ऐड करे हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर भी इन्होंने कॉन कॉल में बोला है कि 700 से 800 फ्रेश ब्रांचेस हम ऐड करेंगे, और इसमें से मोस्टली जो ब्रांचेस हैं वो आपके गोल्ड लोन वाले होंगे। सिर्फ FY27 में ही कंपनी 350 के आसपास ब्रांच ऐड करने को देख रही है गोल्ड लोन सेगमेंट के अंदर। तो गोल्ड लोन जो इनका अभी 46% है, अच्छा ये भी इन्होंने बोला कि गोल्ड लोन को हम 50% तक लेके जा सकते हैं अपने टोटल बुक में। तो यानी आपके टोटल लोन बुक का जो 50% है वो बहुत आराम से 35 से 40% के रेंज में ग्रो कर सकता है। फिर जो इनका हाउसिंग फाइनेंस और ये जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक है, इसमें भी कंपनी 25 से 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। और जो एमएसएमई बुक है उसमें 20 से 25% पे का ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे 30% या उससे ज्यादा का ग्रोथ कंपनी आराम से रिपोर्ट कर सकती है। बट यस, गाइडेंस इन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव दिया है। फिर मार्जिन की अगर हम बात करें तो उसका भी आउटलुक पॉजिटिव लगता है। यील्ड जरूर कम हुआ है गोल्ड लोन में, लेकिन कंपनी का कहना है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारा ना FY27 के अंदर लगभग 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स और इंप्रूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इनका रेटिंग अपग्रेड हुआ है। एंड
अगर नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में वापस से एक रेटिंग अपग्रेड होता है कैप्री ग्लोबल का, तो 20 बेसिस पॉइंट्स का एडिशनल बेनिफिट इनको मिल सकता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर। यानी ओवरऑल मेरा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसकी ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड है, और यील्ड अगर मैंने यहां के आसपास मेंटेन भी रख लिया तो भी मेरा जो स्प्रेड है या निम है वो मेरा इंप्रूव होगा। तो मार्जिन का आउटलुक काफी अच्छा लगता है। फिर ऑपरेटिंग लेवरेज तो इनको मिलेगा ही, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम हमने पहले देखा है कंपनी का 53-54 था, और इन्होंने FY28 तक का आई थिंक टारगेट दिया है कि इसको हम 44-45% के रेंज में लाएंगे। अभी कितना है, अभी भी ये फुल ईयर बेसिस पे आई थिंक 48-50% के रेंज में है, तो यानी यहां से नीचे ही जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलेगा, क्योंकि इनकी पर ब्रांच जो AUM है पर मंथ गोल्ड लोन में वो भी बढ़ा है। पहले ये एक ब्रांच से 6 to 7 करोड़ का बिजनेस करते थे, अभी ये 16 से 17 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, अगेन वो भी आपको ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगा और आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ेगा। फिर लास्ट आ जाता है आपका क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट कॉस्ट इनका है अभी 70 बेसिस पॉइंट्स, और मैनेजमेंट का बोलना है कि एज ऑफ नाउ हम किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई स्ट्रेस नहीं देख रहे हैं। एसेट क्वालिटी तो इनफैक्ट हमारा इंप्रूव ही हुआ है। तो ओवरऑल जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हम सेम गाइडेंस अभी के लिए रख रहे हैं, यानी कि 70 बेसिस पॉइंट्स का। और पैड गाइडेंस भी इन्होंने दिया है FY27 के लिए 1300 करोड़ के अराउंड। अभी FY26 का इनका टारगेट था कि 850 करोड़ का पैट हम करेंगे, इन्होंने किया कितना 950 करोड़, और नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी का कहना है कि हम 1300 करोड़ के आसपास करेंगे। तो मतलब 37% का ग्रोथ आपका बनता है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ये आपका ओवरऑल पिक्चर बन रहा है कैप्री ग्लोबल का। मतलब नंबर्स अच्छे हैं ही, और आगे का गाइडेंस भी आप देखोगे, हाँ ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में आपको लग सकता है कि गाइडेंस इन्होंने घटा दिया, अभी 40-50% से ग्रो कर रहे हैं, अभी इन्होंने 25 से 30% का रेंज दे दिया, लेकिन स्टिल 25-30% पे भी अगर एक ऐसी एनबीएफसी ग्रो करती है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। एक और चीज इन्होंने बोला है, इनका ये जो इंटरेस्ट इनकम वाला जो कंपोनेंट है ना, जिसमें अभी कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका ये इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कंपनी करती है, इसमें भी ये कह रहे हैं कि हम नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। जैसे एक तो हम यूज कार लोन ऐड करेंगे, वो भी हमारे फी इनकम को बूस्ट करेगा। दूसरा इसके साथ में कंपनी का कहना है कि और 2-4 इन्होंने प्रोडक्ट्स बोला, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये फी इनकम को भी बढ़ाएगा, उसका भी रेवेन्यू एक तरीके से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो ये है। बाकी ROE का टारगेट इनका सेम है 16 से 18%, क्योंकि नेक्स्ट 18 से 24 मंथ्स तक का इनका कहना है हमें कैपिटल रेज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो करंट हमारा कैपिटल बेस है प्लस जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उससे हम ग्रोथ को आराम से मैनेज कर लेंगे। ROA कंपनी 4% प्लस का टारगेट कर रही है, अभी कितना है 3.7-3.8%, तो ROA यहां से ऊपर जाएगा, और ROE आपका मोस्ट लाइकली 16% है, यहां से यार ऊपर ही जाएगा या इसी के आसपास रहेगा 16 से 18% के बीच में। तो इस तरीके का आउटलुक है। बाकी ग्रोथ अच्छी है 25 से 30% के रेंज में। प्राइस टू बुक आप देखोगे अभी भी 2.6-2.7 के रेंज में है। जनरली इस तरीके की जो एनबीएफसी होती है ऐसे ग्रोथ के साथ में बहुत आराम से उसको 3.5 का प्राइस टू बुक मिलता है। तो अभी मतलब वैल्यूएशन रेटिंग का अच्छा स्कोप है इस स्टॉक के अंदर Q4 के बाद भी। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस पे। इनका भी रिजल्ट वीकेंड पे आया, कल इनका कॉन कॉल हुआ। तो देखते हैं नंबर्स वगैरह कैसे हैं, फिर कॉन कॉल पे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया शेल्टर का AUM आप अगर देखो तो 11,000 करोड़ का AUM इन्होंने क्रॉस कर दिया है। जब हमने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था तब 6,000-7,000 करोड़ का AUM था। 29% की ग्रोथ है YOY लेवल पे। फिर Q4 में आप देखो तो कंपनी का पैट ग्रोथ 27% के आसपास आया, लेकिन मेन हमको क्या देखना है, एसेट क्वालिटी, क्योंकि इस कंपनी का भी जो Q3 में है ग्रॉस NPA बहुत बढ़ गया था। आई थिंक सबसे हाईएस्ट ग्रॉस NPA इन्होंने रिपोर्ट करा था लास्ट क्वार्टर के अंदर, थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो एसेट क्वालिटी अगर हम इनका देखें 1.5% था Q3 में कि ग्रॉस NPA, अब कितना है 1.2%, मतलब 30 बेसिस पॉइंट्स का इनका भी इंप्रूवमेंट आया है ग्रॉस NPA के अंदर। एंड इनके भी कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था, मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि Q3 में जो हमारा NPA बढ़ा है वो हमने खुद से बढ़ने दिया है। बहुत सारे कस्टमर्स थे जो मतलब स्टेज 2 स्टेज 1 के अंदर थे, 2 EMI मिस कर चुके थे, लेकिन ना तो वो अपनी पुरानी EMI पे कर रहे थे, ना ही वो NPA बकेट के अंदर जा रहे थे। तो हमें मतलब उनसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, हम सरफेसी जो एक्ट होता है वो भी उनपे मतलब यूज नहीं कर पा रहे थे अपनी रिकवरी के लिए। तो कंपनी ने खुद से उनको NPA बकेट के अंदर जाने दिया, जिसकी वजह से 1.5% इनका ग्रॉस NPA शूट अप कर गया Q3 में, एंड इस क्वार्टर में वहां से रिकवरी हुई है 1.2% का। प्लस अगर आप इनका 30+ DPD भी देखो, बिकॉज 30+ DPD हो गया, SMA बुक हो गया, ये आपको क्या बताता है कि इंक्रीमेंटल NPA आने के चांसेस क्या हैं। पहले प्रॉब्लम यहीं पे दिखता है, तभी हमको NPA बढ़ते हुए दिखेगा। तो अभी आप देखो 100 बेसिस पॉइंट्स का Q1Q इंप्रूवमेंट है इनके 30+ DPD के अंदर, यानी ऐसे कस्टमर जो 1 EMI 2 EMI मिस कर रहे हैं उसमें मेरा 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है सिर्फ Q1Q लेवल पे। तो यहां पे इंप्रूवमेंट है, और कलेक्शन एफिशिएंसी जो 98% पे आ गया था अब वो 100% पे चला गया है। तो एसेट क्वालिटी में हर एक मैट्रिक पे अगर हम देखें, चाहे करंट NPA का बकेट देखें, 30+ DPD देखें, कलेक्शन एफिशिएंसी देखें, सब में इंप्रूवमेंट है इंडिया शेल्टर के लिए।
फिर यील्ड इनका थोड़ा सा कम हुआ है, 14.9 से 14.8% आया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कंपनी की कम हुई है, और स्प्रेड जो है इनका वो अभी भी गाइडेंस जो है 6% का उससे ज्यादा है, 6.6% का स्प्रेड कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। फिर इनका पीएनएल देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर से इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं Q4 में। तो नेट टोटल इनकम आप अगर इनका देखोगे 30% से ग्रो किया है, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है, इंटरेस्ट इनकम मेरा ज्यादा बढ़ा है, प्लस प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीपीओपी इसमें 32% की ग्रोथ है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज इनको भी मिला है। और क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा इनका बढ़ गया इस क्वार्टर में, ये एक आरबीआई का रेगुलेशन भी अभी आया था आई थिंक नवंबर 25 में, जिसमें आप बहुत सारे लेंडर्स का देखोगे ना तो उनको एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, ईसीएल फ्रेमवर्क चेंज हुआ है, बैंकों का भी हुआ है, एनबीएफसी का भी हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये अकाउंटिंग मतलब एक तरीके से आपको अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट हटाना पड़ा है प्रोविजन के अंदर, तो उसने थोड़ा सा पैट को इंपैक्ट किया है। अदरवाइज अगर आप कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो वहां पे इनको अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, ओपेक्स बढ़ा है 26% और पीपीओपी में ग्रोथ है 32% की। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं इंडिया शेल्टर के भी, स्पेशली एसेट क्वालिटी में जो हमको रिकवरी देखने को मिली है। अब इनका भी कॉल की बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है। तो गाइडेंस इनका भी चेंज हुआ है, लेकिन कैप्री ग्लोबल जिन्होंने गाइडेंस को एक तरीके से बढ़ाया, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखो 55 से 57,000 करोड़, इन्होंने गाइडेंस को कट किया है। तो पहले इंडिया शेल्टर का गाइडेंस होता था 30% से 35% की ग्रोथ का, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बोला कि एटलीस्ट Q4 के लिए हम 30% के आसपास का ग्रोथ देख रहे हैं। अब FY27 के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है 25 से 30% का, यानी इस साल ग्रोथ रेट आपका कम हो जाएगा, मैनेजमेंट ने ऐसा गाइडेंस दिया है। वैसे इनका जो मतलब FY2030 का जो विजन है, यानी कि नेक्स्ट 4 इयर्स का जो इनका टारगेट था कि टोटल एयूएम हम लगभग 30,000 करोड़ लेके जाएंगे, वो टारगेट अभी इन्होंने मेंटेन रखा है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट 4 इयर्स की अगर मैं ग्रोथ कैगर देखूं तो वो 27-28% के अराउंड ही रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकली FY27 के लिए कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस 25 से 30% का दिया है। अगेन इन्होंने भी बोला है कि ये कंजर्वेटिव गाइडेंस है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट जिस तरीके का है उसको देखते हुए, तो ये है कंपनी का। अब अगेन इस गाइडेंस को देखना कैसे चाहिए, मुझे पर्सनली इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप 4-5% का ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा दो या कम कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली उससे स्टॉक का या बिजनेस का आउटलुक चेंज नहीं होता। कोई बिजनेस 4-5% ज्यादा ग्रो करे, कोई कम ग्रो करे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, उसके साथ में आप जैसे लैंडिंग बिजनेस में हमको एसेट क्वालिटी देखनी है, लैंडिंग बिजनेस में हमको ये देखना है कि आरओई क्या बना रहे हो, आरओए क्या बना रहे हो, मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये सारी चीजें अगर आप इंडिया शेल्टर की भी देखो तो सेम कैप्री ग्लोबल की तरह पॉजिटिव आउटलुक लगता है इनका। तो आप अगर अभी वाला आरओई देखोगे तो 18% ये टच कर चुके हैं Q4 के अंदर ही, और अभी इनका जो लेवरेज है वो आई थिंक बिलो 3 है, 3 से भी नीचे का लेवरेज है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट फंड रेज हम तब करेंगे जब हमारा लेवरेज 4 से 5 के बीच में जाएगा। तो एटलीस्ट आरओई इनका 18 से 20% के रेंज में बहुत आराम से जा सकता है नियर फ्यूचर की, अगर हम बात करें आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। आरओए ऑलरेडी 5.5-5.8% के बीच में रहता है, और कंपनी का सेम टारगेट है कि उसको उसी रेंज में हम मेंटेन करके रखेंगे। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी सेम मेंटेन रखा है, 40 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट, हालांकि इस क्वार्टर में तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला हमको 30 बेसिस पॉइंट्स का। तो ऑल इन ऑल में देखूं तो ग्रोथ गाइडेंस जरूर मेरा 30-35 से कम होकर के 25 से 30% के रेंज में आया है, लेकिन स्टिल अगर मैं सारे मैट्रिक्स देखूं तो अभी भी डील मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इस स्पेस के अंदर अगर हम बात करें, चाहे आप एप्टस को देखो या आप कितनी है आवाज है, बजाज हाउसिंग है, इनके आसपास आती नहीं है, ना ही किसी का ऐसा ग्रोथ है। आरओई को इस तरीके का नहीं बनाता, जिसका आरओई है उसके पास में ग्रोथ नहीं है, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है। तो हर एक बिजनेस के साथ कोई ना कोई इशू चल रहा है। इंडिया शेल्टर कंसिस्टेंटली जब से लिस्ट हुआ है परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट रहा है। ग्रोथ पहले तो खैर 35-40% था, अब कम जरूर हुआ है क्योंकि बेस भी तो बढ़ गया ना, 6,000 करोड़ का एयूएम, 11,000 करोड़ का एयूएम, वो भी तो मैटर करता है। लेकिन इतने बड़े बेस के ऊपर भी कंपनी बहुत आराम से 25-30% के रेंज में ग्रो कर सकती है, और 4 ईयर का जो टारगेट है वो तो इन्होंने मेंटेन रखा ही है ना, 27 से 28% का कैगर वहां पे बनता है। तो ये है। और बाकी प्राइस टू बुक के पॉइंट से भी आप देखोगे तो 2.7 2.8 का प्राइस टू बुक है इसका भी, 100% सिक्योर्ड बुक है, चाहे आप इंडिया शेल्टर की बात करो, कैप्री ग्लोबल की बात करो, तो ऑब्वियसली री रेटिंग का चांस यहां पे भी है। हाँ, एक चीज जरूर है कि पहले मतलब एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूं कि मान लो पहले मेरा ऐसे किसी बिजनेस में एलोकेशन जो था वो उसके अकॉर्डिंग पे था, मतलब उस थीसिस पे था कि ग्रोथ 30 से 35% रहेगी। अब क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, 25 से 30% के रेंज में आ गया, तो शायद मैं एलोकेशन को एक तरीके से रीबैलेंस करने को देखूं, वो एक अप्रोच मेरा हो सकता है। अदरवाइज बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, जो हमने बार बार डिस्कस किया है कि सिर्फ एक मैट्रिक कोई भी हमको नहीं देखना है। क्योंकि आप ही देखो ना, अगर सिर्फ ग्रोथ ही होता तो जैसे बैंकिंग में हमने वो अपॉर्चुनिटी वाले में उसमें उसको डिस्कस किया था, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक को या डीसीबी बैंक को, इवन आप उसको देखो करूर व्यासा बैंक को, उसने तो क्या रिटर्न बना के दिए हैं, सिटी यूनियन बैंक को देखो, फेडरल बैंक को देखो, ये सारे बैंक जो हैं ये आपको 15 से 20% के रेंज में ग्रो करते हुए देखे हैं। उसके बाद भी मार्केट ने लास्ट अगर आप 6 महीना 12 महीना 18 महीने का टाइमलाइन देखो तो मार्केट ने इन स्टॉक्स को, इन लेंडर्स को रिवॉर्ड किया है, ना कि
पूना वाला जैसा लेंडर, जहां पे आप देखो हर एक क्वार्टर में वो 50, 60, 70% का ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन मार्केट उसके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं कर रहा। क्यों? वो ट्रस्ट ही नहीं है। आप लोन बुक तो इतना मतलब ग्रो कर रहे हो, लेकिन जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए क्या बन रहा है? हर आप मतलब 6 महीने 1 साल के बाद में आपको फिर QIP करना पड़ता है, फंड रेजिंग करनी पड़ती है, तो अल्टीमेट ROE तो आपका कुछ बन नहीं रहा उस बिजनेस के अंदर। सिर्फ आप लोन बुक डिस्पर्स करते जा रहे हो और बीच बीच में आप एसेट क्वालिटी का शॉक दे रहे हो। तो ये सारी चीजें देखनी जरूरी है। तो वही है, इंडिया शेल्टर ओवरऑल अभी भी अच्छा डील है। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में तो मतलब ऑब्वियसली कोई और प्लेयर इसके आसपास अभी आता नहीं है। तो ये हो गए 3 लेंडर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं केबल एंड वायर वाली कंपनीज की तरफ। तो 2 के रिजल्ट आए हैं। RR काबिल का रिजल्ट आया था वीकेंड के आसपास। KEI इंडस्ट्री, इनका रिजल्ट आया है कल। आज कॉन कॉल हुआ है कंपनी का, तो इनके भी नंबर्स वगैरह देख लेते हैं कैसे इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। सबसे पहले KEI की बात करते हैं। रेवेन्यू कंपनी का Q4 में 19-20% के आसपास ग्रो किया है। सबसे अच्छी चीज है इनका इबिटा, जिसमें 25% की ग्रोथ है। और मार्जिन तो आई थिंक मैंने इनके ये बेस्ट मार्जिन देखे हैं। 12% के आसपास का इबिटा मार्जिन हो गया है कंपनी का। जनरली ये 9-10% के बीच में रहता था, अब ये 12% इन्होंने क्रॉस किया है। पैट में भी आपको सेम 25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर फुल ईयर आप देखो 21% रेवेन्यू ग्रोथ है, इबिटा 31% से ग्रो किया है, और पैट में आपको 32% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल नंबर्स KEI के अच्छे हैं। कॉनकॉल अगर हम बात करें, जो आज कॉनकॉल हुआ कंपनी का, इसमें इनका वॉल्यूम ग्रोथ जो है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है ये FY26 के अंदर। मतलब नेट वॉल्यूम ग्रोथ आप देखोगे इंक्लूडिंग केबल एंड वायर तो सिर्फ 6% है, जिसमें से आई थिंक इन्होंने जो कॉपर केबल है उसका बोला है 15% वॉल्यूम ग्रोथ है। एल्यूमिनियम वाला जो है वो तो आपका फ्लैट रहा है, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ 0 रहा है। और नेट वॉल्यूम की बात करें तो सिर्फ 6% की ग्रोथ है फुल ईयर में। अगर आप स्पेसिफिकली Q4 की बात करोगे तो Q4 में तो आई थिंक इनका सिर्फ 2% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ था। अगर हम Q4 की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा नहीं है। जो भी ग्रोथ आया आपका ये वैल्यू ग्रोथ की वजह से आया है, लेकिन इसका एक रीजन है, इनकी पास में कैपेसिटी नहीं थी। जो ये सानंद वाली फैसिलिटी है ये कंपनी की डिले हो गई, 6 मंथ्स पहले आनी थी, ये आया आपका Q3 के अंदर, ऑलमोस्ट Q3 के एंड में, दिसंबर के अंदर आया ये आपका। तो वो एक बड़ा रीजन है कि क्यों कंपनी का ज्यादा अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया FY26 के अंदर। लेकिन FY27 के लिए गाइडेंस इन्होंने सेम रखा है, 17 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सानंद का फेज 1 इनका कमर्शियलाइज हो गया है, और अभी आई थिंक इन्होंने Q4 का टारगेट रखा है, Q4 ऑफ FY27, जहां पे इनका सानंद का फेज 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फुल ईयर में 17 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY27 के अंदर। लेकिन अगर कॉपर के प्राइसेस इसी लेवल पे रहते हैं जहां पे अभी हैं, तो कंपनी का कहना है कि लगभग 10-15% का वैल्यू ग्रोथ हमको आराम से मिलेगा। यानी टोटल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपका 25 से 30% बन सकता है KEI इंडस्ट्री के लिए FY27 के अंदर। तो ये मतलब आउटलुक अच्छा बनता है कंपनी का। फिर कैपेक्स की बात करें तो सानंद में इनका सबसे बड़ा कैपेक्स था, 1800-2000 करोड़ के आसपास का इन्होंने कैपेक्स किया है। अभी उसमें मतलब उसका जो एसेट टर्न है वो कंपनी ने आई थिंक 3-4 टाइम के आसपास बताया, 6000 करोड़ के आसपास का कंपनी उसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए इनका प्लान है 600 से 700 करोड़ का हम और मतलब कैपेक्स करते रहेंगे हर एक साल। लेकिन अभी मेन जो अभी नियर टर्म में फोकस है इनका वो सानंद के ऊपर है, क्योंकि जो सेकंड फेज है ना उसमें इनका EHV केबल की जो कैपेसिटी है वो वहां पे लाइव हो जाएगी, और उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, 60-65% का ग्रोथ है उसमें Q4 के अंदर भी। एक चीज मुझे मतलब थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी KEI के लिए, जैसे आप इनका देखोगे जो आपका ये सोलर वायर है, सोलर केबल है, उसके अंदर इनका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है। कंपनी कह रही है FY27 में वहां पे हमारा ग्रोथ बनेगा। फिर डेटा सेंटर से ठीक ठाक कंपनी को वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, EHV केबल हो गया, इन सारे सेगमेंट में ये एंटर कर रहे हैं। लेकिन मार्जिन का जो टारगेट है ना इनका, वो इन्होंने सेम रखा है। इनका कहना है 10.5 से 11% का EBITDA मार्जिन हमारा रहेगा FY27 के अंदर भी। हाँ, जब सानंद वाले जो इनकी फैसिलिटी है, जब सेकंड फेज भी उसका आ जाएगा और वो फुल यूटिलाइजेशन मतलब उसका होना स्टार्ट हो जाएगा, तब कंपनी कह रही है 0.5% के आसपास हमारा EBITDA मार्जिन और इंप्रूव हो सकता है। बट वो कब होगा? FY28 के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि नियर टर्म में मार्जिन का आउटलुक ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं है कि हमको EBITDA ग्रोथ अच्छा देखने को मिले या पैड ग्रोथ अच्छा देखने को मिले। जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा उसके आसपास ही EBITDA ग्रोथ, पैड ग्रोथ भी आपको दिखेगा FY27 के अंदर। अच्छा, ये मिडिल ईस्ट में जो ये टेंशन हुआ है, वॉर वगैरह हुआ है, उससे कंपनी का कहना है कि Q4 हमारा इंपैक्ट हुआ है। 50 से 60 करोड़ का रेवेन्यू जो Q4 में आता एक्सपोर्ट से, वो इनका डिले हो गया, वो नहीं हो पाया। प्लस सप्लाई चेन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि जैसे PVC कंपाउंड हो गया और कुछ रॉ मटेरियल होता है जो ये कंपनी यूज करती है केबल वायर के अंदर, वो इनका आता था वहां से, लेकिन वो डिले हो गया। बट डोमेस्टिकली जो डिमांड है उसको तो इन्होंने केटर कर लिया। अभी क्या हुआ है कि मतलब जिस रूट से वो आता था वो अभी चेंज हुआ है, तो उसके शिपिंग चार्जेस बढ़ गए हैं। लेकिन कंपनी कह रही है हमें वो मार्जिन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम उसको पूरा कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं। तो नियर टर्म का मार्जिन का आउटलुक वही बन रहा है आपका नेट नेट, कि सेम लेवल पे कंपनी मेंटेन करेगी। तो ये है आपका KEI।
मतलब नंबर्स वगैरह अच्छे हैं, गाइडेंस भी आप देखो तो अच्छा है। फिर FY28 के लिए भी इन्होंने बोला है कि 20% तो हम वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY28 में, क्योंकि सानंद वाली फैसिलिटी पूरी तरीके से होगी और उसके ऊपर से थोड़ा बहुत वैल्यू ग्रोथ मिल गया तो अगेन 25-30% का रेवेन्यू ग्रोथ आपका FY28 में भी बन सकता है। तो ग्रोथ आउटलुक वगैरह सब कुछ अच्छा है KEI का, लेकिन मेरा प्रॉब्लम वही रहा इसके साथ में कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता। आप अभी भी देखोगे तो पी इनका 50 के आसपास का है, 50-51 का, तो मतलब डील इतनी अच्छी लगती नहीं है। आई डोंट नो पी रेटिंग का क्या ही स्कोप है मतलब इस तरीके के वैल्यूएशन के ऊपर। मिल जाए तो बोनस है, लेकिन अगेन मतलब अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट से बात करूं तो इतना अच्छा कंफर्ट आता नहीं है KEI से। तो ये था KEI का डील। लास्ट अब डिस्कस कर लेते हैं RR काबिल के ऊपर। सो RR काबिल आई थिंक हमने लास्ट ईयर Q4 से ट्रैक करना स्टार्ट किया था और तब हमने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस किया था कि पूरे केबल एंड वायर स्पेस के अंदर अगर मुझे बेट करना हो, ये जो 3 प्लेयर्स हैं इनमें पॉलीकैब है, RR काबिल है, KEI है, RR काबिल सबसे बेस्ट बेट लगता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में ना जैसे पॉलीकैब है, KEI है, इनके पास में केबल की कैपेसिटी थी। RR काबिल के पास में केबल की उतनी कैपेसिटी नहीं थी। ये बहुत छोटा प्लेयर था केबल वाले बिजनेस के अंदर, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से इन्होंने जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऐड करी है वो सारी की सारी केबल के अंदर करी है। सारी तो नहीं, मतलब मेजरली जो कैपेक्स है वो केबल के अंदर की है। और कंपनी के मार्जिन्स भी अगर आप देखोगे, जैसे पॉलीकैब है वो तो 13-14% पे ऑपरेट करता है, KEI जो है वो 10-11% के बीच में रहता है। RR काबिल के मार्जिन्स बहुत कम थे, 6-7% का इबिट्टा ये बनाते थे। तो मैनेजमेंट ने क्या अपना गाइडेंस दिया नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए कि इबिट्टा को हम 2.5 टाइम करेंगे बाय द एंड ऑफ FY28 और रेवेन्यू ग्रोथ या वॉल्यूम ग्रोथ हम 17 से 18% करेंगे। तो बहुत आराम से इसका मतलब बनता है कि 30% के आसपास का आपका इबिट्टा ग्रो करेगा एटलीस्ट अगले 3 साल के लिए। ये हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था और उसी के बेसिस पे अगर आप इनका वैल्यूएशन देखो पीई के मेट्रिक पे या इबिट्टा के मेट्रिक पे, तो ये बहुत चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था पॉलीकैब और KEI के कंपैरिजन में। और अभी आपको दिखेगा उसके बाद से हर एक क्वार्टर में हमने ये डिस्कस किया है कि RR काबिल एक बेस्ट बेट लगता है पूरे केबल एंड वायर स्पेस के अंदर। तो और उसके बाद आप देखो हर एक क्वार्टर में परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है, मार्केट ने स्टॉक को रिवॉर्ड किया है। सेम इस क्वार्टर का भी आप अगर नंबर देखो इनके Q3 के, तो रेवेन्यू कंपनी का 34% से ग्रो किया है। KEI का ग्रोथ कितना है? 20%। इनका ग्रोथ कितना आया? 34%। फुल ईयर 28% की ग्रोथ है कंपनी की। इबिट्टा मार्जिन 8.8 से ऑलमोस्ट 9% का इबिट्टा इन्होंने बनाया Q4 के अंदर। अच्छा, ये भी चीज हमको याद रखना है, लास्ट ईयर का जो Q4 था ना, वो RR काबिल के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट क्वार्टर था। सबसे बेस्ट रेवेन्यू के नंबर, प्रॉफिट के नंबर, इबिट्टा मार्जिन वगैरह सब कुछ सबसे बेस्ट था इनका लास्ट ईयर का Q4। तो उस हाई बेस के ऊपर इन्होंने ये परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जहां पे इबिट्टा वापस से आपका इंप्रूव हुआ है। और पैट में भी आपको दिखेगा 30% ग्रोथ है Q4 में, YOY लेवल पे 58% की ग्रोथ है। अच्छा, पैट में आपको 30% ग्रोथ क्यों दिख रहा है जबकि इबिट्टा 35% से ग्रो किया है? क्योंकि कंपनी ने कैपेसिटी बहुत ज्यादा ऐड करी है। आई थिंक इनका लगभग डबल कर दिया इन्होंने अपनी कैपेसिटी को पिछले कुछ टाइम में। तो आपका डेप्रिसिएशन बढ़ गया, यानी कि मेरा डेप्रिसिएशन जो होता है ना फिक्स एसेट के ऊपर, वो मेरे पैट को थोड़ा सा इंपैक्ट कर गया। और दूसरा, इनका फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये आपके जो जैसे हमने KEI में डिस्कस किया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह बढ़ गए, तो आपको इन्वेंट्री होल्डिंग चार्जेस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल इनका बढ़ गया। तो उसकी वजह से आपको पैट ग्रो 30% दिख रहा है। अदरवाइज जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की वो बहुत सॉलिड है। फिर सेगमेंट वाइज देख लेते हैं, तो इनका FMEG वाला सेगमेंट जो है ये एक सबसे खराब पार्ट रहा है इनके पूरे बिजनेस का। फुल ईयर में 14% की ग्रोथ है और Q4 में 14% की ग्रोथ है, फुल ईयर में 3% की ग्रोथ है। अभी FMEG में इन्होंने क्या बोला था कि FY26 में इसको हम ब्रेक इवन कर लेंगे, बट हुआ क्या, 1-2 क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव हुए, इस क्वार्टर में आप देखो तो लॉस कंपनी का बढ़ गया, -2% से -3% का आपका प्रॉफिट बन गया, मतलब लॉसेस इसमें बढ़ गए। तो ये चीज खराब हुई है कंपनी के लिए। अदरवाइज जो कोर इनका केबल वायर का बिजनेस है उसमें तो प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ वगैरह सब कुछ काफी सॉलिड रहा है। बाकी रेवेन्यू मिक्स आप देखो तो 25% के आसपास का रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, बाकी 74-75% कंपनी डोमेस्टिक से लाती है बिजनेस। वर्किंग कैपिटल इनका भी अच्छा है, इंप्रूव ही हुआ है इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो। इसमें कंपनी का जो पेएबल डेज है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपका ये अगेन रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं। तो चाहे आप KEI को देखोगे, पॉलीकैब को देखोगे, RR काबिल को देखोगे, ये सारे बड़े प्लेयर्स ने पेबल्स अपना बढ़ा दिया है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। तो ओवरऑल चीजें ठीक है, बैलेंस शीट पे डेट वगैरह भी इतना कुछ खास है नहीं। तो ये है आपके RR काबिल के नंबर्स। अब इनका कॉन कॉल डिस्कस करते हैं। तो एक चीज जो है RR काबिल में आपको दिखेगी, KEI में नहीं दिखेगी, RR काबिल का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा गया। आई थिंक 39 या 40% की ग्रोथ थी इनके एक्सपोर्ट के अंदर। KEI का जो एक्सपोर्ट है Q4 में वो बिल्कुल फ्लैट रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया ना, 50-60 करोड़ का उनका बिजनेस इंपैक्ट हो गया वो वॉर वगैरह की वजह से। बट RR काबिल ने क्या बोला, जो वॉर का इंपैक्ट है वो हमारा Q1 में आएगा, क्योंकि इन्होंने फरवरी मार्च वगैरह में अपना शिपमेंट वगैरह कर दिया था, जो एक्सपोर्ट का इनका ऑर्डर था। तो ये जो वॉर वगैरह का जो टेंशन हुआ है
इसका बिजनेस का इंपैक्ट इनका आएगा Q1 में। एक्सपोर्ट रेवेन्यू Q1 में इनका ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि इनका कहना है मार्च में हमने ज्यादा कस्टमर से मतलब डीलिंग वगैरह की नहीं, कस्टमर से सेल्स हो नहीं पाया, अप्रैल भी हमारा पूरा ऐसा निकल गया, तो Q1 हमारा इंपैक्ट होगा एक्सपोर्ट रेवेन्यू के टर्म में। लेकिन फुल ईयर का क्या गाइडेंस है? फुल ईयर का गाइडेंस इन्होंने अपना सेम मेंटेन रखा है, जो उनका वो प्रोजेक्ट राइज करके जो उन्होंने दिया था ना 3 साल का रोड मैप, तो वो सेम गाइडेंस मेंटेन है कि 16 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY27 के अंदर। तो सेम बात इनके लिए भी आ जाती है कि अगर 16 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ है और कॉपर के प्राइसेस अगर आपके सेम इसी करंट लेवल पे रहते हैं, तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ये बिजनेस भी बहुत आराम से 30% का बना सकता है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग है आरआर काबिल का, जो हम इतने क्वार्टर से डिस्कस करते आ रहे हैं और मैनेजमेंट ने एक बहुत बुलिश गाइडेंस दिया FY27 के लिए भी, कि इबिट्टा मार्जिन जो FY26 में इनका है 8% के आसपास, इसको कंपनी 9.5% लेके जाना चाह रही है FY27 के अंदर। कहने का मतलब क्या है, मेरा इबिट्टा 150 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर मेरा रेवेन्यू ग्रोथ मान लो 25 से 30% के रेंज में भी रहता है, तो मेरा इबिट्टा और पैट की अगर मैं बात करूं, बहुत आराम से वो 50% के रेंज में ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके मतलब ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों इतना अच्छा इंटरेस्ट आता है आरआर काबिल के अंदर। बाकी अगर आप इनका देखोगे वॉल्यूम ग्रोथ, तो वो भी KI से अच्छा रहा है। Q4 में तो आई थिंक 10% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने दिखाया है, जबकि अगेन लास्ट ईयर का Q4 इनका बेस्ट था। तो हाई बेस के ऊपर 10% का वॉल्यूम ग्रोथ, फिर फुल ईयर का वॉल्यूम ग्रोथ इनका मिड टीन के आसपास आया, जैसा गाइडेंस था वैसा इन्होंने डिलीवर किया है। प्लस कंपनी क्या कर रही है, हर 6 मंथ के अंदर ना इनकी केबल की न्यू कैपेसिटी आ रही है। तो अभी इनका अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे, लगभग 73% रेवेन्यू जो है वो वायर से आता है, 27% बिजनेस इनका केबल से आता है। लेकिन क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आप केबल के अंदर ज्यादा ऐड करते जा रहे हो और डिमांड आउटलुक उसका सॉलिड है, केबल में ये 25% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY27 के अंदर, तो इनका रेवेन्यू मिक्स चेंज हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ FY27 कंपनी का कहना है कि हमारा जो ये केबल वाला बिजनेस है ये 30 से 31% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा और वायर का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, जो अभी 73% है ये 69 से 70% के बीच में आ जाएगा, और इसी से मार्जिन इनके इंप्रूव होंगे। क्योंकि केबल में कंपनी का कहना है अभी तक जो हमारी कैपेसिटी है वो अप टू 66 kV केबल्स की है, और जैसे ही न्यू कैपेसिटी जो आ जाएगी हमारी वो अप टू 220 kV केबल्स की हो जाएगी। तो सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर हम एंटर कर रहे हैं केबल वाले बिजनेस में, इसलिए मार्जिन हमारे इंप्रूव होंगे। बाकी डिमांड टेलविंड्स तो हैं, चाहे आप KI का कॉन कॉल सुनो, आरआर काबिल का कॉन कॉल सुनो, किसी भी मतलब इस सेक्टर की किसी भी मैनेजमेंट को आप सुनोगे तो डिमांड टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है। आपका पावर सेक्टर हो गया, ये डेटा सेंटर है, सोलर एनर्जी है, हाउसिंग इंडस्ट्री आपकी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है, मेट्रो, रेलवे, मतलब बहुत बहुत सारे टेलविंड्स है इस इंडस्ट्री के लिए, और इसीलिए पूरा इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि मिड टू हाई टीन में ग्रो कर सकता है। तो ये सारे प्लेयर्स बहुत आराम से मतलब 25-30% पे ग्रो कर सकते हैं। आरआर काबिल का डील इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, मार्जिन का भी आउटलुक काफी अच्छा बन रहा है कंपनी का। पहले इनका ROE और पॉलीगैप के ROE में आप देखो कितना बड़ा गैप होता था, अब इनका ROE देखो, ROC देखो कितना अच्छा इंप्रूव हो गया पिछले कुछ टाइम के अंदर। सो ये है ओवरऑल। बाकी डेटा सेंटर में भी कंपनी को ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि डेटा सेंटर में अभी हम ना मतलब एक तरीके का एंट्री लेवल के प्लेयर हैं, अभी बहुत कम बिजनेस आता है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि हमको मतलब जिस तरीके का बिजनेस हमारे पास में आ रहा है उसके लिए नए प्रोडक्ट या नया सेगमेंट में एंटर होने की जरूरत नहीं है। सेम जो केबल वायर अभी हम बना रहे हैं वो हमारा डेटा केबल में भी यूज होता है, तो आगे चल के एक हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू डेटा सेंटर से भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं डिमांड टेलविंड्स की अगर हम बात करें। और बाकी डील आप देखो तो अभी ऑफकोर्स क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फॉरवर्ड पी पे भी इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा जितना हम पहले के क्वार्टर्स में डिस्कस करते थे, बट स्टिल अगर आप केबल वायर में अभी तक देखोगे तो बेस्ट डील आरआर काबिल ही लगता है। तो अगर मेरे को इन केस अगर मेरे को मान लो यहां से बेट करना है तो मैं थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच फॉलो करूंगा, बाकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डील अभी भी अच्छी लगती है। तो ये थे टोटल 5 कंपनी जिनके रिजल्ट कॉन कॉल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। बाकी और भी कंपनीज के रिजल्ट कॉन कॉल आए हैं उनको भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, और जो मतलब लेटेस्ट आते रहेंगे डेली बेसिस पे उनको भी हम ट्रैक करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।